हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो हिस्ट्री का घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किया है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 3। इससे पहले के और 2 वीडियो अपलोडेड हैं जिसमें हम लोग तुगलक वंश, लोधी वंश, विजयनगर साम्राज्य, ये सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उसको देखे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन व्यवस्था से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन घटना चक्र बुक में लिस्टेड है, वो सारे क्वेश्चन को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत प्रशासन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि तो देखिए, बर्नी के अकॉर्डिंग दिल्ली के सुल्तान के अधीन जो भारत में शासन व्यवस्था थी वो वास्तव में इस्लामी नहीं थी, क्योंकि अधिकतर आबादी जो थी वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। इसलिए तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतर आबादी जो है वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। नेक्स्ट है हमारा कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर तथा सुल्तान किस वर्ग के थे। तो सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान जो थे वो तुर्क वर्ग के थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्क थे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही रूप से सुमेलित है, यह पूछ रहा है आपसे। दीवाने बंदेगान फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सुमेलित है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जो दीवाने बंदेगान थी वो दासों की देखभाल के लिए एक अलग व्यवस्था जारी किया था। फिर है दीवाने मुस्तखराज बलबन, ये गलत है, क्योंकि दीवाने मुस्तखराज जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूटपाट को समाप्त करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पे बलबन ना होके अलाउद्दीन खिलजी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दीवाने कोही अलाउद्दीन खिलजी, ये भी गलत है। दीवाने कोही जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था, ये एक अलग कृषि विभाग के रूप में। फिर है दीवाने अर्ज मोहम्मद तुगलक, ये भी गलत है। दीवाने अर्ज जो है वो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, ये एक सैनिक विभाग था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीवाने बंदेगान, जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था। तो दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना जो है वो बलबन के द्वारा किया गया था, ये एक सैनिक विभाग था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन। ये बलबन के द्वारा एक्चुअली सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किया गया था। एक चीज और याद रखिएगा, बलबन जो था वो 1266 में दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। फिर इसने सिजदा और पैबोस प्रथा की भी शुरुआत करती है, नरोज उत्सव भी प्रारंभ करता है, और अपने विरोधियों के प्रति लौह व रक्त की नीति का भी पालन करता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछा है आपसे। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सुमेलित है। अभी हम लोगों ने देखा दीवाने मुस्तखराज जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूटपाट समाप्त करने के लिए किया गया था। फिर है दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक, ये कृषि विभाग था, ये भी बिल्कुल सही है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये भी बिल्कुल सही है। दीवाने खैरात जो है वो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों के सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था। फिर है दीवाने रियासत बलबन, ये गलत है, क्योंकि दीवाने रियासत जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने रियासत एक बाजार नियंत्रण की पद थी, जिसमें ये जो दीवाने रियासत होता था वो पूरी व्यवस्था का संचालन करता था, बाजार नियंत्रण का, और साथ ही साथ व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। नेक्स्ट है हमारा कि सल्तनत काल में दीवाने अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो दीवाने अमीर को ही विभाग जो है वो कृषि से संबंधित था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि की उन्नति के लिए दीवाने अमीर को ही नामक एक विभाग की स्थापना किया गया था। और इस विभाग का जो मुख्य कार्य था वो था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि को कृषि कार्य के अधीन लाना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड देखिए दिया हुआ है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज किसके साथ मैच करेगा। दीवाने अर्ज क्या था, बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, और ये एक सेना विभाग था। तो इस क्वेश्चन ये दीवाने अर्ज मैच करेगा सेना विभाग से संबंधित। फिर है दीवाने रियासत रिसालत, तो ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। फिर है दीवाने इंसा, जो कि सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और फिर है दीवाने दीवाने बजारत, जो कि देखिए यहाँ पे अगर आप लोग बात कीजिएगा तो दीवाने अर्ज तो सेना विभाग से संबंधित है, दीवाने रियासत जो है वो धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। फिर अगर आप लोग बात करते हैं दीवाने इंसा, तो ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवाने बजारत की अगर बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, वित्तीय मामलों से संबंधित है। तो इसको आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा
कि दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। दीवाने अर्ज विभाग किससे संबंधित था? ये रक्षा विभाग से संबंधित था। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसकी स्थापना जो है वो बलबन के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ और भी कुछ विभाग याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे दीवाने मुस्तखराज, ये एक वित्त विभाग था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। और एक था दीवाने कोही जो कि कृषि विभाग था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो देखिए खराज, ये बिल्कुल खराज क्या था? गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला एक भूमि कर था। वहीं अगर उसर की बात करते हैं तो ये क्या था? ये मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। मुक्तई भी भूमि कर था। लेकिन खुम्स की अगर बात करते हैं तो खुम्स जो था वो भूमि कर नहीं था, क्योंकि खुम्स किसको बोला जाता था? लूट के धन को बोला जाता था, जो कि युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त किया जाता था। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो याद रखिएगा। इस लूट का जो भाग था, मतलब खुम्स जो था, उसमें 4/5 भाग जो था वो सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग जो था वो राजकोष में जमा हो जाता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आता है और मोहम्मद बिन तुगलक आता है, तो इन दोनों के समय में, लेकिन पहले कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी ही। इन दोनों के समय में क्या होता है कि 4/5 भाग राजकोष में रखा जाता है और शेष जो 1/5 भाग होता है वो सैनिकों में दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 3 और 4 ये तीनों क्या है? भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर है, लेकिन खुम्स जो है वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो ये इक्ता व्यवस्था किसने शुरू किया था? इक्ता व्यवस्था जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। और खत्म किसके द्वारा किया गया था? खत्म किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो याद रखिएगा, अगर व्यवस्था प्रारंभ पूछे तब इल्तुतमिश और खत्म पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए इक्ता व्यवस्था था क्या, ये भी समझ लीजिए। इक्ता व्यवस्था क्या होता था कि इसमें एक भूमि का विशेष खंड होता था जो कि कोई भी सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, लेकिन वो उसे परमानेंट उसका मालिक नहीं बना दिया जाता था। बस उसको ये बोला जाता था कि ये भूमि खंड आपका है और इससे जो लगान आएगा वो आप रखिए। नेक्स्ट है हमारा कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था वो था चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चौधरी। देखिए सल्तनत काल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सल्तनत काल में शासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होता था, और ग्राम स्तर पर चौधरी जो होता था वो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट है हमारा कि सर्ब पर कर लगाया जाता था। देखिए सर्ब कर जो था वो किस पर लगाया जाता था? सर्ब कर जो था वो जनरली सिंचाई कर को बोला जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंचाई कर। और सिंचाई कर लगाया कौन था? फिरोज शाह तुगलक लगाया था। फिरोज शाह तुगलक आप लोग पढ़े होंगे कि 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था, और उससे जो वो सिंचाई करता था उसको खेतों की उपज, जो भी अपने खेत में उस नहर से पानी लेता था, उसको अपने उपज का 1/10 भाग जो था वो सिंचाई कर यानी सर्ब के रूप में देना पड़ता था। फिरोज शाह तुगलक से एक और चीज याद रखिएगा, इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था और केवल 4 कर खराज, जजिया, खुम्स और जकात लेने की अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट है हमारा कि जवाबीत का संबंध किससे था? जवाबीत का संबंध जो था वो राज्य कानून से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य कानून से। नेक्स्ट है हमारा कि हदीस है एक। हदीस क्या है? तो हदीस क्या है? एक इस्लामिक कानून है। देखिए इस्लाम धर्म के जो मूल स्रोत है वो क्या है? कुरान है। और कुरान के बाद जो दूसरा स्रोत है वही हदीस कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लामिक कानून। और यही कुरान और हदीस दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। नेक्स्ट है हमारा कि सल्तनत काल में फवा झील का अर्थ क्या है? देखिए ये फवा झील या फाजिल दोनों लिखा हुआ मिल सकता है आपको एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। फवा झील और फाजिल एक ही शब्द है, और इसका मतलब यह है कि इक़्तिदारों द्वारा जो सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि होती थी उसी को क्या बोला जाता था? फवा झील या फाजिल बोला जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। नेक्स्ट है हमारा कि सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। देखिए सल्तनत काल की जो 2 प्रमुख मुद्राएं थी वो था जीतल और टंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो होगा 2 और 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए सल्तनत कालीन में यही 2 प्रमुख मुद्राएं थी, एक जीतल और टंका। और इल्तुतमिश जो था वो पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, और उसी ने ये 2 प्रमुख सिक्कों अर्थात मतलब ये एक चांदी का टंका होता था और तांबे का जीतल होता था उसको प्रचालित किया था। और टंका और जीतल का जो अनुपात होता था वो 1:48 होता था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो अभी हम लोगों ने देखा किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश से और भी याद रखिएगा, इसने एकता प्रणाली चलाया था, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था, तुर्कान चिहलगानी एक 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था।
नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही जो था वो सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल। नेक्स्ट है हमारा सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं का बना होता था? तो देखिए ये टंका और ससगनी ये दोनों जो था वो चांदी का बना हुआ होता था, और जीतल जो था वो तांबे का बना हुआ होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी और तांबा। नेक्स्ट हमारा किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। और बगदाद के अंतिम खलीफे का नाम क्या था? बगदाद के अंतिम खलीफे का नाम था अल मुस्तसिम। तो ये था कुछ दिल्ली सल्तनत। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। तो इससे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इस बुक में लिस्टेड हैं उसको देखते हैं। पहला, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा से याद रखिएगा, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी से और भी याद रखिएगा, इसने अलाई दरवाजा के साथ साथ जमियत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा महल, ये सब का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि घोड़ों के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में कहाँ लाई गई थी? तो ये कहाँ लाया गया था? ये यही अलाई दरवाजा में ही लगाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अलाई दरवाजा का निर्माण कहाँ करवाता है? कुतुब मीनार के निकट करवाया था, और इसका निर्माण जो है वो लाल पत्थरों और संगमरमर के द्वारा हुआ था, और 1311 ईस्वी में यह बनकर तैयार हुआ था। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह ही इसमें भी एक चौकोर बड़ा कमरा था, जिसकी छत पर एक गुंबद था, और इसकी चारों दीवारों में एक घोड़े के नाल की आकार की मेहराब लगाई गई थी। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक तो शुरू ही करवाया था, और इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी इसमें कोई योगदान नहीं दिया था। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करते हैं तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था कि जो कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल थी उसको काफ़ी हानि पहुंचा था, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 नए मंजिलों का निर्माण करवा दिया था। मतलब कुतुब मीनार में 4 मंजिलों की जगह पे क्या हो गया था, फिर 5 मंजिलों का हो गया था। आज भी कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला ही है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। एक चीज याद रखिएगा कुतुब मीनार से कि कुतुब मीनार जो था वो प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया था। यह मत सोचिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट हमारा, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। तो भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वो था बलबन का मकबरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन का मकबरा। देखिए एक चीज और याद रखिएगा, एक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित है जमात ए खाना मस्जिद है, वो पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद एवं स्थापत्य है। तो ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट हमारा, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में स्थित है? तो ये बलबन के मकबरा में ही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन का मकबरा। बलबन का जो मकबरा है उसको किला ए राय पिथौरा जो है उसके दक्षिण पूर्व में स्थित है। मकबरे का जो कक्ष है वो वर्गाकार है, और सबसे पहले इसी मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित पर विचार करें, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार और फतेहपुर सिकरी। देखिए गयासुद्दीन तुगलक की अगर बात करते हैं तो उसी ने तुगलक वंश की स्थापना किया था, और उसके बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की थी जिसका नाम तुगलकाबाद रखा था, और उसी को सुरक्षित करने के लिए किले का निर्माण करवाया था जो कि तुगलकाबाद किला हो गया। तो तुगलकाबाद किला कब से कब, मतलब तुगलक के शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक, और कब से कब वो 1320 से लेकर 1325 तक। वहीं अगर हम लोग लोधी गार्डन की अगर बात करते हैं तो लोधी गार्डन जो था वो लोधी शासनकाल में निर्मित हुआ था। लोधी शासन कब से कब था? 1451 से लेकर 1526 के बीच में, यानी ये बना होगा कभी। फतेहपुर सिकरी की अगर बात करते हैं तो फतेहपुर सिकरी की जो स्थापना है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। अकबर का शासनकाल कब से कब? 1556 से लेकर 1605, यानी ये इसी बीच में कभी करवाया होगा। फिर है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब? 1206 से लेकर 1210 तक। तो अब आराम से इसको आप अरेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। तो कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभी का भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो मालवा विजय हुआ था उसके उपलक्ष्य में मेवाड़ का जो राजा था राणा कुंभा, उसी ने कृति स्तंभ का निर्माण करवाया था। कृति स्तंभ का जो निर्माण है वो जैता ने किया था, लेकिन कृति स्तंभ के जो प्रशस्तिकार हैं वो अभी और महेश थे।
नेक्स्ट है हमारा कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो अभी हम लोगों ने देखा ये मेवाड़ के राजा राणा कुंभा के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। और इसका निर्माण जो है वो राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त करके उसकी स्मृति में कराया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। देखिए अजमर कुबुल उल इस्लाम यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कुबुल उल इस्लाम जो है वो दिल्ली में स्थित है। फिर है जौनपुर अटाला मस्जिद सुमेलित है, मालवा जहाज महल सुमेलित है, गुलबर्गा जमा मस्जिद ये भी सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कह रहा सुमेलित करने के लिए कह रहा है, एक कह रहा है एक साइड वास्तु शैली दी हुई है, दूसरे साइड उसके संबंध राजवंश दिए हुए हैं। कह रहा मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ये किसने बनवाया था? ये खिलजी वंश किससे संबंधित है? तो ये खिलजी वंश के साथ मैच करेगा। अष्टभुजीय मकबरों का उदय, ये तुगलक वंश के समय। संबंधों में बोधिगोई का प्रयोग, तो ये विजयनगर साम्राज्य के समय। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सरकी के समय। तो ये आप इसको आराम से मैच कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कि नेक्स्ट अब टॉपिक है दिल्ली सल्तनत साहित्य। दिल्ली सल्तनत साहित्य से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था? तो किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का जो नाम था वो था अल बरूनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी। नेक्स्ट है हमारा अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए अमीर खुसरो की अगर जन्म की बात करते हैं तो इसका जन्म जो था वो एटा में हुआ था। एटा है कहाँ? ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कासगंज, जो काशीराम नगर है, उसी जिले के पटियाली नामक स्थान पर था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर सी, एटा में। इसका जन्म जो हुआ था वो 1253 में हुआ था। कोई कोई बुक में आपको 1252 भी देखने के लिए मिल सकता है। तो याद रखिएगा 1252 1253 में, मतलब 651 हिजरी के आसपास इसका जो है वो जन्म हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक स्थान पर एटा में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटियाली, जो कि कासगंज यूपी में है। एक चीज और याद रखिएगा अमीर खुसरो से, अमीर खुसरो जो था वो बलबन के दरबार में फारसी का एक प्रसिद्ध कवि था जिसको तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। यह स्वयं को ही, अपने आप को ही तूतीय हिंद की संज्ञा भी दिया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तो स्वयं को हिंदुस्तान को तोता कहने वाला था अमीर खुसरो। जो कौन था ये याद रखिएगा, ये सूफी संत जो निजामुद्दीन औलिया था उसका शिष्य था ये। नेक्स्ट है हमारा अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो ये खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। अमीर खुसरो से याद रखिएगा अमीर खुसरो पहला ऐसा मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वह स्वयं ही कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? देखिए दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल जो है वो 2 लोगों ने देखा था, एक अमीर खुसरो और एक शेख निजामुद्दीन औलिया, दोनों ने। यहाँ इस क्वेश्चन को गलत इनवैलिड बता दिया गया था क्योंकि ये ऑप्शन में दोनों है, अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया, जबकि ये दोनों ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नेक्स्ट हमारा प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? तो अमीर खुसरो किसके दरबार से संबंधित था? बलबन के दरबार में यह फारसी का एक प्रसिद्ध कवि था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो की अगर बात करते हैं तो ये सबसे पहले जब था तो ये बलबन के सबसे बड़े पुत्र जो था महमूद उसकी सेवा में रहता था। फिर मंगोलों के साथ एक आक्रमण होता है, उसमें जो अमीर बलबन का बेटा होता है महमूद वो मारा जाता है। फिर मंगोलों जो है वो अमीर खुसरो को भी बंदी बना लेता है, लेकिन अमीर खुसरो जो है वो किसी तरह से वहां से भाग जाता है और फिर बलबन के राज दरबार में आकर रहने लगता है। एक चीज याद रखिएगा अमीर खुसरो की जो मृत्यु हुई थी वो 1325 में हुई थी, जब मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ही सत्ता संभालता है उसी वर्ष अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? देखिए यहाँ बलबन ऑप्शन में नहीं है तो आप अलाउद्दीन खिलजी जो है वो टिक कर सकते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमीर खुसरो अभी हम लोगों ने देखा ये दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, जिसमें बलबन था, जलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, मुबारक शाह था, गयासुद्दीन तुगलक था। तो ये सारा कुछ था। यहाँ बलबन ऑप्शन में नहीं है तो आप नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो अमीर खुसरो यहाँ भी बलबन ऑप्शन में नहीं है तो आप अलाउद्दीन खिलजी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित था? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है हमारा अमीर खुसरो एक क्या था? अमीर खुसरो क्या था? एक फारसी का प्रसिद्ध कवि था, साथ ही साथ संगीतज्ञ भी था और इतिहासकार भी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो जो था वो तीनों था। और ये खुद को क्या कहता था? तूतीय हिंद का उपनाम दिया था।
नेक्स्ट हमारा, नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? तो जन्मदाता कौन था? यही अमीर खुसरो ही था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का कहना था, ना तफ्ते हिंदी अस्त्र आज फारसी कम। इसका मतलब होता है कि हिंदी का शब्द जो है वो फारसी से कम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो खड़ी बोली की अगर हम लोग बात करते हैं तो खड़ी बोली के विकास में जो अग्रगामी की भूमिका निभाई है वो है अमीर खुसरो ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट है हमारा, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्यमान कौन था? तो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्यमान था अमीर खुसरो ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। देखिए, अमीर खुसरो की अगर बात करते हैं तो ये हिंदी फारसी दोनों का विद्यमान था ही। एक जो जियाउद्दीन सज्जादी था वो ये कहता था कि फारसी भाषा तथा साहित्य के भारत के विकास में तथा इसके कारण दो देशों के मध्य में जो निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक आप अमीर खुसरो का उल्लेख न कर लीजिए। तो अमीर खुसरो का हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं में बहुत बड़ा रोल था। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चिन्हित किया था? तो ये अमीर खुसरो ही किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो क्या कौन था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था जो कि दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। इसने नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता जो जिसको आप मानते हैं अमीर खुसरो को, ये तूतीय हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है। कह रहा है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा लिखा गया था। यह बिल्कुल सही है। आदिल शाह द्वितीय से एक और चीज याद रखिएगा, इसने नौरसपुर नगर की स्थापना की थी और उसे अपना राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट हमारा कि भारत में कव्वाली से जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता भी अमीर खुसरो थे। ये बिल्कुल सही है। तो ये पहला और दूसरा दोनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है हमारा कि तबकात ए नासरी के लेखक कौन था? तबकात ए नासरी के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिसहान उस सिराज। देखिए, तबकात ए नासरी की अगर बात करते हैं तो ये मिनहाज उस सिराज का ग्रंथ है जो कि सुल्तान नसरुद्दीन को समर्पित था। इस पुस्तक में मोहम्मद गोरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन भी मिलता है। और मिनहाज एक प्रथम ऐसा इतिहासकार था जिसने ये कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित करवाता था और खुतबा पढ़वाता था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था? तो ये फारसी भाषा को किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फारसी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद ही फारसी को राजभाषा का स्थान प्रदान कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो है वो मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था। तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों में इंगित करने के लिए होता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। कह रहा है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी किसके साथ मैच करेगा? तारिख फिरोज शाही के साथ मैच करेगा। देखिए, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी जो है वो फारसी में तारिख फिरोज शाही की रचना किया था। फिर है हसन निजामी। ये किसके साथ मैच करेगा? ये ताजुल मासिर के साथ मैच करेगा, क्योंकि ताजुल मासिर जो था वो सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी के द्वारा ही लिखा गया था। और यह जो था, यह ग्रंथ जो था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। ये भी याद रखिएगा। फिर है मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज किसके साथ मैच करेगा? ये मैच करेगा तबकात ए नासरी के साथ। फिर है याहिदा बिन अहमद। याहिदा बिन अहमद किसके साथ मैच करेगा? ये तारिख मुबारक शाही के साथ मैच करेगा, क्योंकि जो याहिदा बिन अहमद था उसने सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में तारिख मुबारक शाही लिखी थी, जो कि सैयद शासकों के इतिहास के जानने का एकमात्र साधन है। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तारिख हिंद किसके साथ मैच करेगा? ये तारिख हिंद अलबरूनी के साथ मैच करेगा। तारिख दिल्ली ये अमीर खुसरो। रिहला किसकी पुस्तक थी? इब्न बतूता की थी। तबकाते नासरी किसका था? ये मिनहाज का था। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखक से सुमेलित करके सही कूटों से उत्तर चुनिए। एक साइड कृति है, एक साइड लेखक के नाम दिए हुए हैं। पहला है हकिया के हिंदी। हकिया के हिंदी किसके साथ मैच करेगा? ये अब्दुल वाहिद बिलग्रामी के साथ मैच करेगा। फिर है तहजीबुल अखलाक। ये किसके साथ मैच करेगा? ये इब्न मिस्काबिया के साथ मैच करेगा। फिर है कुंजुल तिजार। कुंजुल तिजार किसके साथ मैच करेगा? ये बैलक अल काबियाकी के साथ मैच करेगा। और जवाम्युल हिकायात है, ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के साथ मैच करेगा।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस संगीत वाद को हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो ये सितार को माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सितार। अमीर खुसरो जो था वो ईरानी तंबूरे और भारतीय बीना, इन दोनों को मिलाकर क्या किया था? सितार का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारा कि संगीत यात्रा तबला का प्रचलन किया था। तबला का प्रचलन भी अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो प्रथम लेखक था जिसने हिंदी शब्द में मुहावरों का भी प्रयोग किया था। और संगीत यंत्र जो है तबला और सितार का प्रचलन भी 13वीं शताब्दी के समय में अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत जो है वो राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था? ये बात कर रहा है राणा कुंभा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। राणा कुंभा जो था वो संगीत के साथ साथ साहित्य एवं कला का भी पोषक था। राणा कुंभा जो था वो महमूद खिलजी पर विजय प्राप्त करता है 1440 में। चित्तौड़ में और चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? कह रहा पंडित भागवत संगीत राज। बिल्कुल, संगीत राज ग्रंथ की रचना जो है वो राणा कुंभा के द्वारा किया गया था, ना कि पंडित भागवत के द्वारा किया गया था। तो ये गलत है। कह रहा है राग चंद्रिका। राग चंद्रिका जो है ये काशीनाथ शास्त्री की रचना है। तो ये भी गलत है। इसके सामने उस्ताद चंद्र खान लिखा है, यहाँ काशीनाथ शास्त्री होना चाहिए। फिर है पंडुरक विठल रागमाला, ये बिल्कुल सुमेलित है। वहीं राग कल्पद्रुम की बात करते हैं तो ये कृष्णानंद व्यास के द्वारा रचित है, ना कि कुंभा के द्वारा। तो ये भी गलत है। राग कल्पद्रुम के सामने होना चाहिए कृष्णानंदन व्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे वो कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था वो अपना संस्मरण लिखा था किस नाम से? फतुहात ए फिरोज शाही के नाम से लिखा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। और इस पुस्तक को लिखने का जो मेन उद्देश्य था वो फिरोज शाह तुगलक का यह था कि वो अपने आप को एक आदर्श मुस्लिम शासक सिद्ध करना चाहता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत के जो विविध हैं वो है। तो आइए इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत में पोलो खेल का प्रचलन हुआ। पोलो खेल जो था वो किससे रिलेटेड था? जिसको पहले चौगान बोला जाता था वही पोलो खेल है। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो हुआ वो तुर्कों के द्वारा हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों ने किया था। और आप लोग पढ़े होंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो चौगान यानी पोलो का बहुत शौकीन था, और इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु जो है वो 1210 में हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। एक साइड देखिए फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक किसके साथ मैच करेगा? नहरों के निर्माण के साथ मैच करेगा। बलबन नौरोज नामक त्यौहार शुरू करवाया था। अलाउद्दीन की अगर बात करते हैं तो ये दीवानी रियासत के साथ मैच करेगा। दीवानी रियासत क्या था? ये आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए शुरू किया गया था। और जहांगीर किसके साथ मैच करेगा? सर थॉमस रो के साथ मैच करेगा, क्योंकि सर थॉमस रो जो था वो जहांगीर के काल में ही भारत आया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न यात्रियों के पधारने का अनुक्रम बताइए। देखिए सबसे पहले इसमें होगा अलबरूनी, क्योंकि अलबरूनी कब आया था? अलबरूनी लमसम 1000 के आसपास आया था, जब महमूद गजनबी जो था वो भारत पर आक्रमण करता है। तो ये उसी के समय उसी के साथ भारत आता है। फिर दूसरे नंबर पे होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है वो लगभग 1333 में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये मोरक्को या फिरकी के यात्री था। और किसके समय में आता है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इसे दिल्ली का काजी नियुक्त करता है, और फिर 1342 में इसे अपना दूत बनाकर चीन भेज देता है। इब्न बतूता की एक पुस्तक भी है रेहला, जिसमें उसने अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। फिर अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो ये ट्रेवन्योर होगा। ये 1638 ईस्वी के आसपास आया था। ये एक फ्रांसीसी यात्री था जो कि शाहजहां के शासनकाल में आया था। ये जो था वो टोटल 6 बार भारत की यात्रा की थी। इसने अपनी यात्रा का विवरण दिया है ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में। फिर है मनुची। ये 1653 के आसपास आया था। ये जब 14 वर्ष की उम्र ही इसकी था, तो उसी समय ये अपना गृह नगर जो इसका था वेनिस, वहाँ से भागकर ये एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुँचा था। यह जो था वो शहजादा दारा सिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी भी किया था। और इसने अस्ट्रोलियो दो मोगोर नामक संस्करण लिखा था, जिसे 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण भी कहा गया है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। इब्न बतूता मोरक्को का सही सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, बिल्कुल सही सुमेलित है। मार्को पोलो इटली का था, बिल्कुल सही सम्मिलित है। अब्दुल रज्जाक तुर्की, ये गलत है, क्योंकि अब्दुल रज्जाक जो था वो ईरानी था, जो कि देवराव द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था।
नूनीज क्या था? ये एक अस्ब घोड़े का व्यापारी था जो कि पुर्तगाली था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रजाक। ये तुर्की ना होकर ईरानी है, जो कि देवराव द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट है हमारा दस्तर बंदान कौन कहलाते थे? दस्तर बंदान कौन कहलाता था? ये उलेमा कहलाते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उलेमा। देखिए, सल्तनत काल की अगर बात करते हैं तो ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे जो व्यक्ति थे उनको उलेमा कहा जाता था, और इन्हीं को सामूहिक रूप से दस्तर बंदगान यानी पगड़ी पहनने वाला कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? तो प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दिया गया था? यह सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा। इनकी एक पुस्तक थी लुबाब उल उबलाब और जमाबी उल हिकियात, और यही जमाबी उल हिकियात में इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में विवरण दिया था। नेक्स्ट है हमारा निम्न व्यक्तियों ने भारत के विभिन्न समय पर राज किया, उसके राज के सही कालानुक्रम का नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं शेरशाह की, तो शेरशाह कब से कब? 1540 से 1545। वहीं अगर बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, 1296 से लेकर 1316। अकबर की अगर बात कीजिएगा तो 1556 से लेकर 1605, और रजिया सुल्तान की बात कीजिएगा तो 1236 से लेकर 1240। नेक्स्ट हमारा सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है। पहला है चंदबाड़ का युद्ध, ये कब हुआ था? ये 1194 में हुआ था। फिर है तैमूर का आक्रमण, ये कब हुआ था? 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565, और घाघरा का युद्ध कब? 1529। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। देखिए, बहादुर शाह गुजरात बिल्कुल सुमेलित है। चांद बीबी अवध ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजामुद्दीन शाह प्रथम जो था उसकी पुत्री थी, जिसका संबंध अवध से नहीं बल्कि अहमदनगर और बीजापुर से था। रजिया सुल्तान दिल्ली बिल्कुल सुमेलित है। बाज बहादुर मालवा ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राव का शासनकाल कब से कब? 1509 से लेकर 1529 तक, कल ही पढ़े हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारा कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुब मीनार का निर्माण कब? 1210 में। पुर्तगालियों का भारत आक्रमण कब? 1498। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब? 1388। तो अब इसको अरेंज कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब था? 1325 से लेकर 51 तक, इसी के बीच किया होगा। अफगानपुर संयंत्र की अगर बात करते हैं तो ये भी 1325। जलाउद्दीन खिलजी की हत्या की बात करते हैं तो 1296, और तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो 1192, जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होती है। ठीक है। अफगान नगर षड्यंत्र की अगर बात कीजिएगा तो ये अफगान नगर षड्यंत्र के द्वारा ही उल्लुग खां जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या का दोषी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? ये बात कर रहा है इब्न बतूता की, जो कि एक अफ्रीकी मोरक्को यात्री था, और लगभग 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता। नेक्स्ट हमारा नीचे की युग्मों में एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम है, और दूसरी ओर उसके विचरित ग्रंथ है। निम्न में से कौन सा युग जो है वो सही सुमेलित है, यह पूछ रहा है आपसे। कृष्णदेव राय, ये देखिए एक साइड दिया हुआ है। कृष्णदेव राय अगर आप मैच करवाइएगा तो ये अमुक्त मालियत के साथ मैच करेगा। महेंद्र वर्मन मत विलास पासन के साथ मैच करेगा। भोजदेव ये यहाँ मैच करेगा। सोमेश्वर यहाँ मैच करेगा। तो सही मैच कौन है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? देखिए, दिल्ली सल्तनत की अगर वंशों की बात कीजिएगा तो सबसे पहले गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290, फिर आता है खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320, फिर आता है तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414, फिर आता है सैयद वंश 1414 से लेकर 1451, फिर आता है लोधी वंश 1451 से लेकर 1526। तो सबसे अगर आपसे यहाँ सबसे कम समय पूछा है तब हो जाएगा खिलजी वंश जो था वो सबसे मिनिमम था, और मैक्सिमम पूछ ले मतलब सबसे ज्यादा, तो तुगलक जो था वो सबसे ज्यादा दिन तक शासन किया था। नेक्स्ट हमारा आइन उल मुल्क
मुल्तानी ने निम्न में से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो ये इल्तुतमिश के समय नहीं किया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात कीजिएगा तो उसी के समय 1305 में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा गया था, जो कि उसने वहां पर मालवा पर विजय प्राप्त किया था। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत जो है वो राजपूतों के समय में हुई थी? तो जौहर प्रथा की शुरुआत जो है वो राजपूतों के समय हुआ था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौहर प्रथा। देखिए यह जो प्रथा था वो राजपूतों के द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए यह प्रथा का प्रचलन किया गया था। इसमें जो सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किलों में सभी स्त्रियां जो थीं वो सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था हेमचंद्र सूरी, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी जो था वो जयसिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था और उसी से प्रभावित होकर जयसिंह सिद्धराज ने एक आबू पर्वत पर एक मंडप का भी निर्माण करवाया था और उसमें जैन तीर्थांकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए दिया हुआ है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध कब? 1757। किसके किसके बीच? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। फिर आता है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब? 261 ईसा पूर्व, जो कि अशोक जो है वो कलिंग पर आक्रमण करता है और इसी युद्ध के बाद जो है वो अशोक जो है वो बौद्ध धर्म अपना लेता है और कलिंग युद्ध और उसके परिमाणों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत जानकारी मिलती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जिसमें अकबर जो है वो जीतता है, महाराणा प्रताप हार जाते हैं। तो ये हल्दी घाटी का युद्ध किससे मैच करेगा? 1576 से। फिर है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, यहाँ तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करने के लिए कह रहा है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनने के लिए कह रहा है। अकबर की अगर आप बात कीजिएगा तो अकबर किससे मैच करेगा? आईने दहसाला के साथ मैच करेगा। आईने दहसाला जो है वो अकबर के द्वारा एक भू राजस्व व्यवस्था शुरू की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करते हैं तो ये सांकेतिक मुद्रा यानी प्रतीक मुद्रा मैच करेगा। इल्तुतमिश की अगर बात कीजिएगा तो ये चहलगानी अमीर के साथ मैच करेगा, क्योंकि इसने एक तुर्क के चहलगानी नामक 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था। शेर शाह की बात कीजिएगा तो ये सड़क आजम के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो किसकी खेती नहीं करता था? मक्का की खेती करता था। जो इब्न बतूता था उसके अनुसार किसान जो थे वो साल में 3 फसलों काटते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।